Hello students, welcome to today's lecture of chemical reactions and equations. तो आज के लेक्चर में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज स्टडी करेंगे। अभी तक हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो बैलेंसिंग पर बेस्ड होंगे और बैलेंसिंग किस तरीके से करते हैं ये भी हम डिटेल में कर चुके हैं। तो स्पीडली वी विल ट्राई टू बैलेंस द रिएक्शन इन अ स्पेसिफिक मैनर। तो आज का पहला क्वेश्चन है दैट हमें इस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है इन विच HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। तो हमें क्या करना होगा बैलेंस करने के लिए? हम सबसे पहले ये देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में दोनों में क्या होने चाहिए? इक्वल। क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो अगर हम बात करें सबसे पहली रिएक्शन की जहां पर क्या है नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे लिखते हैं दैट नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स दैट इज CaOH होल ट्वाइस। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि रिएक्टेंट्स में हमें ऑलरेडी पहले से ही दो रिएक्टेंट दिख रहे हैं जो कि दोनों हमारे क्या है कंपाउंड्स। तो यहाँ पर हमारी जो रिएक्शन होगी वो कौन सी रिएक्शन होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाइट्रिक एसिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बना देगा ये? कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। क्या रिलीज कर देगा? वाटर रिलीज कर देगा। अब पहली रिएक्शन था है ना हमारे पास ये। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं। किसके नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं? कि हाइड्रोजन के कितने हैं, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन, किस किस में? रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। तो किस किस के नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, इन्हीं के काउंट करने हैं। किस में? रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। तो हाइड्रोजन का कितना इधर? एक इधर और दो ये, कितने हो गए? 3। इधर देखें नाइट्रोजन कितना है हमारे पास? 1। ऑक्सीजन कितना है? 3 + 2 5 और कैल्शियम कितना है हमारे पास? 1। तो हमारे पास ये क्या है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट। वहीं अगर हम नंबर ऑफ एटम्स की बात करें किस में? प्रोडक्ट्स में, तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम कितना है इधर? 1। नाइट्रोजन कितना है इधर? 2। ऑक्सीजन कितना है इधर? 3 × 2 = 6। अब 6 तो हो गए हमारे इस पर्टिकुलर कंपाउंड में और हमारे पास कितने हैं इधर? इधर हमारे पास H2O है ना ये। कितने ऑक्सीजन है हमारे पास यहाँ पे? 1 ही रहा। तो 6 + 1 कितना होता है? 7। तो कितने ऑक्सीजन हो गए हमारे पास यहाँ पे? 7। फिर हाइड्रोजन कितने हमारे पास यहाँ पे? 2। हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कैल्शियम के अलावा हमारा कोई भी जो एटम है वो बैलेंस स्टेट में नहीं है। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में सबसे पहले हम किससे बैलेंस करेंगे? नाइट्रोजन को। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पे कितना है? 1। तो हम क्या करें? इस ओवरऑल पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब हम फिर से नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो हम देखें इधर अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। नाइट्रोजन भी कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन 2 × 3 = 6 7 8 कितने हो गए? 8 ऑक्सीजन। और कैल्शियम कितना है हमारे पास? 1। इधर जाए तो कैल्शियम कितना है हमारे पास? 1। नाइट्रोजन कितना है हमारे पास? 2। ऑक्सीजन कितना है? 3 × 2 = 6। ये है 8। ओके, 6 + 1 7 कितना हो जाएगा? ये 7। फिर हम क्या काउंट, क्या बच गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो क्या है हमारे पास? इधर भी 2 और इधर कितने हैं? 2। लेकिन इधर कितना है पास? 2 + 2 कितने? 4। कितने हैं? 4। क्या हो गया हमारे पास? 4 हो गया। नाइट्रोजन बैलेंस करें तो हमारे पास हाइड्रोजन भी कितने हो गए यहाँ पे? 4 हो गए, क्योंकि 2 हाइड्रोजन ये रहे और 2 हाइड्रोजन ये रहे। काउंटिंग करके क्या हो गया? 4 हो गया। अब मुझे इस हाइड्रोजन को भी 4 में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये भी 4 हाइड्रोजन इक्वल अमाउंट में हो जाएंगे? इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। तो उधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर हम देखें तो हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? इधर भी 4। पर ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो गया। कितना? 2 + 6 कितना हो गया? 8। 2 + 6 कितना हो गया? 8। मतलब अब हमारे पास हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स देखें इक्वल है, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ देखें तो इक्वल है, ऑक्सीजन के देखें और कैल्शियम। जब हम सबके नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं फिर से तो हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, इन रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट दोनों में क्या आते हैं? इक्वल। हेंस दिस इक्वेशन कैन नाउ बी कंसीडर्ड एज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर नेक्स्ट में हमें क्या करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करानी है। किसकी रिएक्शन करानी है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH।
किसके साथ रिएक्शन होनी है उसकी, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, दैट मीन्स H2SO4। अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या होगा, सोडियम सल्फेट मतलब कि Na2SO4 क्या बना देगा वो, वाटर, क्या बना देगा, वाटर। सेम वाटर के लिए क्या लिखेंगे हम, H2O, क्या लिखेंगे हम, H2O। हमें क्या करना है, इस रिएक्शन को फिर से बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे हम, क्या करें, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करें, रिएक्टेंट में कितने, प्रोडक्ट में कितने, तो Na, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। सोडियम कितना है इधर रिएक्टेंट में, 1, इधर कितना है प्रोडक्ट में, 2। ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट में, 4 और 1 5, इधर कितना है, 4 और 1 5। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 + 1 3, इधर कितना है 2, इधर कितना है 2। सल्फर इधर कितना है 1, इधर कितना है 1। तो हम इधर देखें हमारा नाइट्रोजन और मेनली हाइड्रोजन है जो हमें बैलेंस करना है, सॉरी सोडियम और हाइड्रोजन क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। इधर सोडियम 2 है, इधर सोडियम 1 है, तो डायरेक्टली क्या करूं, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दे। अब अगर हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करें तो हम देखना आप सबके नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो चुके हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा ये पूरा होल नंबर है ये मल्टीप्लाइड हो रहा है किससे, NaOH से, मतलब कि सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स भी चेंज हो गए, ऑक्सीजन के भी हो गए, एज वेल एज हाइड्रोजन के भी हो गए। तो अगर अब हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करें, सोडियम के रिएक्टेंट में कितने हैं, 2, ऑक्सीजन के भी कितने यहाँ पे 2 + 4 दैट इज 6, और हाइड्रोजन के कितने यहाँ पे अब 2 + 2 4। इधर देखें तो सोडियम कितना है इधर 2, ऑक्सीजन कितना है 4 और 1 5, और हाइड्रोजन कितना है इधर आपका भी 2। अब हम क्या करें, हाइड्रोजन को बैलेंस करें पहले, क्योंकि सोडियम भी बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में क्या बैलेंस करना होता है, हाइड्रोजन। हमने बोला था ना पहले मेटल बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल बैलेंस करते हैं, उसके बाद भी हम फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन, हम इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। तो अब क्या होगा हमारा यहाँ पे, हाइड्रोजन है तो हमें कितने चाहिए, 2 हाइड्रोजन और चाहिए, तो मैं क्या करूँ, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो हम क्या करें, इधर 2 लिख दे। अब हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करें तो कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, और ऑक्सीजन के 2 + 4 6। नाउ इफ वी काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर, वी फाइंड दैट the number of atoms is equal on the both side, मतलब कि सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, इनके नंबर ऑफ एटम्स क्या है प्रोडक्ट में भी और रिएक्टेंट में भी क्या है, इक्वल। तो अब ये रिएक्शन क्या हो गई हमारी, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें क्या बोला उसने कि NaCl की रिएक्शन करनी है AgNO3। NaCl क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड, AgNO3 क्या है आपका, सिल्वर क्लोराइड। तो ये क्या हो जाएगा, NaCl + AgNO3, क्या हो जाएगा, AgCl + AgNO3 क्या देता है ये, Ag। एक रिएक्शन किस किस के बीच थी एक बार जरा देखते हैं। ये रिएक्शन है हमारी NaCl और AgNO3 के बीच में रिएक्शन है, NaCl और AgNO3 के बीच में रिएक्शन है, ठीक है। तो NaCl + AgNO3 गिव्स क्या दे देगा वो हमारा, AgCl मतलब कि सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं, सोडियम के, नाइट्रोजन के, सॉरी सोडियम के, क्लोरीन के, सिल्वर के, और फिर नाइट्रोजन के, और फिर ऑक्सीजन के। तो जब नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं तो हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम कितना है 1, इधर भी सोडियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1, इधर क्लोरीन कितना है 1, इधर सिल्वर कितना है 1, इधर सिल्वर कितना है 1, इधर नाइट्रोजन कितना है 1, इधर नाइट्रोजन कितना है 1, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 3, इधर ऑक्सीजन कितने हैं प्रोडक्ट में 3। जब हमने नंबर ऑफ एटम्स काउंट करे रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट के, तो हमने ऑब्जर्व किया कि नंबर ऑफ एटम्स तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल है, हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी एक ऑलरेडी बैलेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, ऑलरेडी बैलेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। इसका मतलब हमारी रिएक्शन क्या हो गई, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, क्या हो गई है हमारी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमेशा नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं कि नंबर ऑफ एटम्स अगर इक्वल है इसका मतलब वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, अगर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है इसका मतलब वो बैलेंस्ड नहीं है। नाउ इन द फोर्थ स्टेप इट इज BaCl2 + H2SO4 गिव्स बैरियम सल्फेट + HCl। क्या है ये, बैरियम क्लोराइड की और H2SO4 की रिएक्शन है। किस किस की रिएक्शन है, बैरियम क्लोराइड मतलब कि BaCl2
और H2SO4 क्या देती है ये? बैरियम सल्फेट, मतलब कि BaSO4 प्लस HCl। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बैलेंस करेंगे। क्या क्या है हमारे पास? बैरियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो बैरियम कितना है यहाँ पे? 1, क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, सल्फर कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 4। प्रोडक्ट्स की बात करें तो बैरियम इज 1, क्लोरीन 1, H1, सल्फर 1 एंड ऑक्सीजन इज 4। तो हमें देखते हैं, डायरेक्ट हमें ये देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो प्रोडक्ट में हाफ है और रिएक्टेंट में डबल नंबर में प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों जगह इनकी जो अमाउंट है वो डबल करनी पड़ेगी। व्हेन वी सी द रिएक्शन, जब हम रिएक्शन देखते हैं तो HCl जो है वो पूरा मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर मैं इस HCl के आगे अगर हम 2 लिख दें, दैट मीन्स नाउ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन प्रोडक्ट इज 2 एज वेल एज ऑफ क्लोरीन इज इट इज ऑल्सो 2। अब अगर हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं बैरियम के तो इक्वल है रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। क्लोरीन में भी इक्वल है, हाइड्रोजन में भी इक्वल है, सल्फर में भी इक्वल है और ऑक्सीजन के भी इक्वल है। तो यहाँ पे क्या है? मतलब ये इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स equal number of atoms in reactant as well as product। तो हमारी रिएक्शन क्या है? अब एक कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। क्या है? कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। So now the next question of the NCERT exercise of chemical reaction and equation chapter is we have to balance these chemical equation and write it in the symbolic form। हमें क्या करना है? इन इक्वेशंस को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है और क्या करना है? इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की, जिसमें क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन है और वो क्या यील्ड कर रही है? फिर कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो हम क्या करें? इस इक्वेशन को वही फिर से लिख सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वो क्या बना रही है? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर की फॉर्मेशन कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब हमारे पास रिएक्शन होगी। रिएक्शन तो हो चुकी है, कैसे? तो हम यहाँ पे देखिए कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में रिएक्शन हुई है। अब हम क्या करें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने कौन कौन से एटम्स है? कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड में सेम कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो क्या करें? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स काउंट करें। कैल्शियम कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 2, हाइड्रोजन भी कितना है? 2 जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो 2 कितने हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में और 2 कितने हैं हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो 2 + 2 इट विल मेक 4। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4। और कार्बन कितना है हमारे पास? 1। प्रोडक्ट में वही हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करें तो कैल्शियम कितना हो जाएगा? 1, कार्बन कितना हो जाएगा? 1, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 + 1 4 और हाइड्रोजन कितना होगा हमारे पास? 2। तो हम यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात करें और देखें कि नंबर ऑफ एटम कैल्शियम के, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के और कार्बन के रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, दोनों में क्या है? इक्वल। और जहां पे नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों में इक्वल होते हैं वो इक्वेशन क्या कहलाती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ let's get to the second question, that is zinc plus silver nitrate gives zinc nitrate plus silver। मतलब हमें रिएक्शन करानी है जिंक की और सिल्वर नाइट्रेट की। तो जिंक की और सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन बच्चों, जिंक क्या होता है हमारे पास? Zn और सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है हमारे पास? AgNO3। अब हमें इसके रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा? जिंक नाइट्रेट। क्या बनेगा? जिंक नाइट्रेट। अब देखो जिंक की वैलेंसी कितनी होती है? +2 और नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी होती है हमारे पास? कितनी होती है? -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जिंक ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस। क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या करें? नंबर ऑफ एटम्स काउंट करें, जिंक के, सिल्वर के, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जिंक के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में कितने हैं? 1, सिल्वर के 1, नाइट्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन इज 3। अगर प्रोडक्ट में काउंट करें तो जिंक के कितने हैं? 1,
नाइट्रोजन के कितने हैं देखिए 2, कितने हैं 2। वहीं हमारे पास ऑक्सीजन के कितने हैं 6 और सिल्वर का कितना है 1। तो हम देख सकते हैं नाइट्रोजन और सिल्वर जो है वो हमारे इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, नाइट्रोजन को पहले बैलेंस करना होगा। इधर नाइट्रोजन कितना है 2, इधर नाइट्रोजन कितना है 1। तो अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स नाइट्रोजन के इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। बट अब सिल्वर के नंबर ऑफ एटम्स तो चेंज हो गए। तो काउंट करें फिर से। तो नाउ लेट्स अगेन काउंट द नंबर ऑफ एटम्स। तो फिर से अगर हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करें तो जिंक का कितना है यहाँ पे 1, सिल्वर के कितने हैं 2, नाइट्रोजन का कितना है 2 और ऑक्सीजन का कितना है 6। इधर देखें तो जिंक का कितना है 1, नाइट्रोजन के कितने हैं 2, ऑक्सीजन के कितने हैं 3 2 6 और नाइट्रोजन क्या है हमारे पास अगेन 2। तो क्या हमारे पास सब कुछ यहाँ पे बैलेंस स्टेट में है? क्या सब कुछ बैलेंस स्टेट में है? नहीं। अभी सिल्वर जो है वो हमारा बैलेंस स्टेट में नहीं है, क्योंकि सिल्वर के आगे तो 1 है ना। तो अगर मुझे सिल्वर को भी इक्वल करना है, मतलब इधर भी अगर 2 करना है तो उधर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो अब ये भी कितना हो जाएगा 2। तो हमारी रिएक्शन में हर एक नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा इक्वल, क्या हो जाएगा इक्वल। तो अब हमारी ये रिएक्शन क्या है हमारी, अब हमारी ये रिएक्शन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या है हमारी ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोलता है कि एल्यूमिनियम की कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करनी है और एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। किसकी रिएक्शन लिखनी है हमें, एल्यूमिनियम और कॉपर क्लोराइड। दैट मीन्स एल्यूमिनियम इज Al और कॉपर क्लोराइड का मतलब है हमारे पास CuCl2, CuCl2। तो रिएक्शन होगी तो देखो यहाँ पे बच्चों क्या है, हमारे पास एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है। तो जहां पे भी एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड में से किसी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, उसकी जगह ले ले, तो वो हमारी रिएक्शन कैसी बनती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी होती है वो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम प्लस CuCl2 तो हो जाएगा AlCl3। क्या हो जाएगा AlCl3 प्लस क्या बच जाएगा कॉपर प्लस Cu। तो नंबर ऑफ एटम्स काउंट करें, एल्यूमिनियम का Al, कॉपर का Cu, क्लोरीन के लिए Cl। तो एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पे 1, वहां पे भी कितना है 1, कॉपर इधर कितना है 1, इधर कॉपर कितना है 1, इधर क्लोरीन कितने हैं 2 और इधर क्लोरीन कितने हैं 3। तो हमें क्या करना है, क्लोरीन को बैलेंस करना है। तो अगर मैं इधर 3 से और इधर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। मैम नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स तो इक्वल हो सकते हैं, पर इक्वेशन बैलेंस होगी या नहीं होगी वो मैं नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने के बाद पता चलेगा। तो हम क्या कर दे, इधर 3 से मल्टीप्लाई, इधर कर दे 2 से मल्टीप्लाई। तो चलो अब नंबर ऑफ एटम्स काउंट करें। स्टिल एल्यूमिनियम के इधर कितने हैं 1, इधर कितने हो गए 2, इधर कॉपर कितना है 3, इधर कॉपर कितना है अभी 1, इधर देखे 3 2 6 क्लोरीन और 2 3 6 कितना है क्लोरीन। मतलब हमारे पास अभी कॉपर और एल्यूमिनियम बैलेंस स्टेट में नहीं है। तो अब अगर मुझे क्या करना है, कॉपर एल्यूमिनियम को बैलेंस स्टेट में लाना है, तो पहले इधर कितना है 1, इधर कितना है 2, तो मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब कॉपर इधर भी 2 हो गया प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में भी 2 हो गया। रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ एटम क्या होगा इक्वल। और कॉपर को क्या बनाना है 3, सिंगल एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है तो उधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दे। तो नंबर ऑफ एटम्स एल्यूमिनियम के, कॉपर के और क्लोरीन के सबके क्या हो गए हमारे पास यहाँ पे इक्वल। तो अब हमारी रिएक्शन कैसी स्टेट में प्रेजेंट है, एक बैलेंस स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। किसकी रिएक्शन करनी है हमें, बेरियम क्लोराइड की और पोटेशियम सल्फेट की रिएक्शन करनी है। तो बताइए क्या होगा, बेरियम क्लोराइड मतलब कि BaCl2 और क्या है पोटेशियम सल्फेट मतलब K2SO4। तो यहाँ पे क्या होगा, बेरियम क्लोराइड की पोटेशियम सल्फेट की रिएक्शन है, मतलब दोनों ही रिएक्टेंट्स जो हैं वो कंपाउंड्स हैं हमारे पास। तो मतलब यहाँ पे कैसी रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करें, क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट दैट इज BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड मतलब कि KCl। नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं, Ba के, Cl के, पोटेशियम के, सल्फर के और ऑक्सीजन के। तो इधर बेरियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 2, पोटेशियम कितने हैं 2, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4। इधर काउंट करें, बेरियम कितना है 1, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, पोटेशियम कितना है 1 और क्लोरीन कितना है 1। तो हम इधर ये देख सकते हैं कि क्लोरीन और पोटेशियम का क्या है, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स नहीं है। तो हमें जो बैलेंस करना है वो भी हमें इन दोनों को बैलेंस करना है। तो अगर हम क्या करें, दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या नंबर ऑफ एटम्स क्लोरीन के पोटेशियम के इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई
और हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड एक फॉर्मूला बना रहा है, मतलब दोनों ही एलिमेंट्स हमारे पास एक साथ प्रेजेंट है। तो अगर मैं इधर पूरे KCl को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट मीन्स क्लोरीन और पोटेशियम दोनों के नंबर ऑफ एटम्स क्या बन जाएंगे? 2। हमारी इक्वेशन कैसे स्टेट में आ गई? जहां पे नंबर ऑफ एटम्स क्या है आपके? इक्वल है। किसमें? रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इक्वेशन कैसी हो गई हमारी? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसी हो गई हमारी ये? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। Okay, I hope this question is clear to you. Now we have studied these कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, जिंक और सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन, एल्यूमिनियम और कॉपर क्लोराइड एंड बैरियम क्लोराइड विद पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सेम बोल रहा है कि हमें क्या करना है? रिएक्शन बतानी है कि कौन सी रिएक्शन कौन से टाइप की रिएक्शन है, प्लस हमें ये बताना है कि किस रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के उसे बैलेंस करना है। रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के उसे क्या करना है? हमें बैलेंस। चलिए, सबसे पहली रिएक्शन क्या कहती है हमारे पास? पोटेशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है? पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बैरियम आयोडाइड। क्या बना रहा है वो? पोटेशियम आयोडाइड प्लस बैरियम ब्रोमाइड। चलिए, रिएक्शन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड मतलब कि KBr। रिएक्शन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड मतलब कि KBr। KBr की रिएक्शन है किसके साथ? किसके साथ थी हमारे पास बच्चों? बैरियम आयोडाइड के साथ। तो इट इज BaI2। तो क्या बन जाएगा ये? सबसे पहले हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 रिएक्टेंट प्रेजेंट है और दोनों ही रिएक्टेंट जो है वो कंपाउंड है, मतलब एक कंपाउंड के एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस करेंगे। यहाँ पे दोनों ही कंपाउंड फॉर्म में, तो हमारी कैसी रिएक्शन हो गई? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी हो गई? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करें? के मतलब पोटेशियम जो है वो आयोडीन के साथ बनाएगा और बैरियम जो है वो ब्रोमाइड के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो क्या बन जाएगा? पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki और बैरियम ब्रोमाइड मतलब BaBr2। बैरियम ब्रोमाइड मतलब BaBr2। नंबर ऑफ एटम्स काउंट करें। पोटेशियम, ब्रोमीन, बैरियम और आयोडीन। पोटेशियम कितना है? इधर 1, इधर भी कितना है? 1। ब्रोमीन कितना है? इधर 1, उधर कितना है? 2। बैरियम इधर कितना है? 1, उधर कितना है? 1। आयोडीन इधर कितने हैं? 2। आयोडीन उधर कितने हैं? 1। तो हम ये देखिए कि हमारे पास ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो अनबैलेंस स्टेट में है। मतलब हमें क्या करना है? अभी ब्रोमीन को और आयोडीन को बैलेंस करना है। तो क्या करें? अब इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, जिससे हमारे दोनों इक्वेशन, दोनों ही एटम्स क्या हो जाएंगे? बैलेंस स्टेट में हो जाएंगे। बट इन स्टेप्स को करते टाइम हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे बाकी के एलिमेंट्स भी क्या रहें? बाकी के एलिमेंट्स भी क्या रहें? एक प्रॉपर बैलेंस स्टेट में रहें। तो हम क्या करें? यहाँ पे पोटेशियम कितना है? 1। तो हम ब्रोमीन को इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें इधर। तो अब यहाँ पे देखें तो पोटेशियम का नंबर भी कितना हो गया? 2। और यहाँ पे पोटेशियम कितना है? अभी 1। मतलब अभी हमारा पोटेशियम और आयोडीन दोनों क्या है? अनबैलेंस स्टेट में है। दोनों क्या है हमारे पास? अनबैलेंस स्टेट में है। तो हम क्या करें? यहाँ पे भी 2 डिनोट कर दें। अब देखेंगे तो पोटेशियम इधर भी 2 हो गया और आयोडीन इधर भी 2 हो गया। मतलब कि अब हमारे नंबर ऑफ एटम्स क्या है? नंबर ऑफ एटम्स क्या है? इक्वल है, रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट में भी। रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट में भी। तो रिएक्शन कैसी है हमारे पास? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्लस बैलेंस स्टेट में भी प्रेजेंट है, प्लस इट इज प्रेजेंट इन अ बैलेंस स्टेट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट रिएक्शन, that is zinc carbonate yields to zinc oxide plus carbon dioxide। कि जिंक कार्बोनेट क्या कर रही है? जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को यील्ड कर रहा है। मतलब कि जिंक कार्बोनेट है, देखिए जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ये क्या कर रहा है? डिकम्पोज हो रहा है, मतलब कि ब्रेक डाउन हो रहा है इसका, किसमें? जिंक में। प्लस क्या था? जिंक कार्बोनेट इज गेटिंग ब्रेक डाउन टू जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हम देखें हमारे पास एक एलिमेंट था वो डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज हो गया मतलब कि क्या हुआ? यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया। और जहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो हमारी कैसी रिएक्शन होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और देखें यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स काउंट करें, जिंक के, कार्बन के, ऑक्सीजन के। तो जिंक क्या है? 1। कार्बन भी क्या है? 1। ऑक्सीजन क्या है? 3। इधर जिंक क्या है? 1। ऑक्सीजन क्या है? 1। कार्बन सॉरी ऑक्सीजन क्या है? 1 + 2 3। और कार्बन क्या है हमारे पास? 1। तो हम देख सकते हैं ऑलरेडी हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑलरेडी हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी दोनों में क्या है?
इक्वल स्टेट में प्रेजेंट है, दैट मीन्स इट इज प्रेजेंट इन अ और इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ बैलेंस स्टेट। नाउ हमें फिर क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स HCl, दैट मीन्स H2 प्लस Cl गिव्स HCl। क्या कर रहा है वो, HCl की फॉर्मेशन कर रहा है। तो हमें अब क्या करना होगा, यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में लिखना होगा। क्या करना होगा, इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में लिखना होगा। तो क्या हो जाएगा, ये इधर कितने हमारे पास 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, इधर कितना है 1। अब हम डायरेक्ट बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर 2 लिख दें तो यहाँ पे अब Cl कितने बन गए 2, इधर भी क्या कर दें हम 2। तो हमारे पास अब नंबर ऑफ एटम्स हर एक स्टेट में क्या हो जाएगा, इक्वल। हर एक स्टेट में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हमारी रिएक्शन कैसी हो गई, बैलेंस रिएक्शन। अब हम यहाँ पे एक चीज देखें कि हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं, हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं, वो कंबाइन होके एक प्रोडक्ट को यील्ड कर रहे हैं। 2 रिएक्टेंट है कंबाइन होके एक प्रोडक्ट को यील्ड कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वी कैन डायरेक्टली से दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Now, if we talk about the next step, next question, that is the reaction between magnesium and hydrochloric acid. अब हमें क्या करना है, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करानी है। अब हम क्लियरली देख सकते हैं इधर कि अगर मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराएं, that is Mg प्लस HCl, तो हमारे पास 2 रिएक्टेंट है, जिसमें कि एक हमारा एलिमेंटल है और एक हमारे पास कंपाउंड है। तो हमने देखा है कि जब भी इस तरीके से होगा रिएक्शन, तो वहां पे क्या होगी आपके पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी होगी आपके पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो Mg प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2 गैस। क्या हो जाएगी, यहाँ पास H2 गैस रिलीज हो जाएगी। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने पड़ेंगे ताकि हम रिएक्शन को बैलेंस स्टेट बना सके। Mg कितना है 1, इधर भी कितना है 1। हाइड्रोजन इधर कितना है 1, इधर कितना है 2। क्लोरीन इधर कितना है 1, इधर कितना है 2। तो मुझे क्या करना है, क्लोरीन को और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अगर क्लोरीन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो हम ये देख सकते हैं कि HCl एक सिंगल प्रोडक्ट है हमारे पास जो रिएक्टेंट में प्रेजेंट है, देख सकते हैं। तो अगर मैं क्या करूं, इधर पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन भी इधर 2 हो गया और क्लोरीन भी इधर 2 हो गया। दैट मीन्स नाउ दिस इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। आई होप द क्वेश्चंस ऑफ बैलेंसिंग आर क्लियर टू यू। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल में समझाया है। उसके बाद हमने देखा कि हम जल्दी से किसी इक्वेशन को बैलेंस करना है तो डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम्स काउंट करो, बैलेंस करो, सीधे हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बैलेंसिंग। क्या कर सकते हैं, बैलेंसिंग। चलिए यही था। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो हमने देख लिया नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, उन्हीं की तरफ से हमने स्टडी करा है और सॉल्व किया है क्वेश्चन को। ये पूरा उसका आंसर ही है। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट, दैट व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हमें पता होना चाहिए एक्सोथर्मिक, हमने ऑलरेडी डिटेल में जब चैप्टर स्टडी किया था तो पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारी वो रिएक्शन होती है जहां पर एनर्जी क्या हो, एक्सो मतलब एग्जिट ले रही है। आप ऐसा याद रखिए, एक्सो मतलब एग्जिट, तो जहां पर आपकी एनर्जी एग्जिट ले रही है, या फिर हम बोल दें कि केमिकल रिएक्शंस जहां पर हमारी एनर्जी रिलीज होती है, जहां पर हमारी एनर्जी रिलीज होती है, वो कैसी रिएक्शन होती है आपके पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जहां पर हमारी एनर्जी क्या हो, गेन हो, जहां पर हमारी एनर्जी किसी भी रिएक्शन में गेन हो, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब बच्चों हम ये तो बोल रहे हैं कि एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी गेन हो रही है, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये किस फॉर्म में रिलीज हो रही है, ये भी तो होना चाहिए। तो हम बोलते हैं कि ऐसी केमिकल रिएक्शंस जहां पर हमारी एनर्जी रिलीज होगी, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जहां पर एनर्जी रिलीज हो इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट की, लाइट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में या साउंड की फॉर्म में। किस किस फॉर्म में हो सकती है वो, हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है, या साउंड की फॉर्म में भी हो सकती है। एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है ना, तो जिस भी फॉर्म में हमें एनर्जी दिखे रिलीज होती हुई, वहां पे क्या हो जाएगी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वहीं अब अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, तो क्या होता है, जहां पे हमारी एनर्जी गेन हो, जहां पर हमारी एनर्जी गेन हो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कोई ऐसी रिएक्शन जिसको एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, जब क्या हो, आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो, जब आपकी रिएक्शन क्या हो, कंप्लीट हो। तो अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल सोचें तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हम बचपन से स्टडी करते हुए आ रहे हैं,
जो हम पहले से स्टडी करते आ रहे हैं, वो कौन सी रिएक्शन है हमारे पास? अगर आपने ध्यान करा हो कभी भी, सोचिए, इतने आप आंसर बताइए। टिल देन हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल की, एंड देन वी विल स्टडी द एंडोथर्मिक एग्जांपल। ओके, चलिए, अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं तो हमने अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े, तो क्या वहां पे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारे पास दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, और अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि हमारे पास जितनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वहां पर एनर्जी रिलीज जरूर होती ही होती है। क्या होता है? वहां पे एनर्जी रिलीज होती ही होती है। तो वहां पे क्या हो जाएगा? अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन हो जाएंगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो मैंने यही बोला कि केमिकल रिएक्शन जहां पे हीट, लाइट और साउंड की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, वो क्या हो जाएगा आपके पास? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर एग्जाम्पल क्या है इसका? देखो, जब अगर हम सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा? अगर हम सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन कराएं तो क्या होगा? इधर देखिए, Na प्लस Cl2 क्या बना देता है? वो NaCl। क्या बना देता है? NaCl। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है? बस सोडियम 1, इधर भी सोडियम क्या है? 1, इधर क्लोरीन क्या है? 2, इधर क्लोरीन क्या है? 1। तो इसके देखो दो तरीके हैं बच्चों, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Na प्लस कितने Cl होने चाहिए? 2, तो मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब 2 क्लोरीन हो गए, अब Na भी कितने हो गए? 2, तो इधर भी 2 से कर दूं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बैलेंस हो गई इक्वेशन। एक तरीका ये होता है कि Na प्लस Cl2 गिव्स NaCl। हम देखें यहाँ पर अगर एक क्लोरीन प्रेजेंट है तो यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, मतलब इस 2 में से मैं एक को हटा दूं तो क्या यहाँ पे एक क्लोरीन बराबर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, इसको आधा कर दो, 2 क्लोरीन थे ना तो उनमें से एक हटा दिया, 1/2 कर दिया, तो क्या हो गया? अब ये 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा पे? अब 1 क्लोरीन। कितना हो गया यहाँ पे? अब 1 क्लोरीन। सोडियम भी कितना है दोनों तरफ? 1। क्लोरीन भी कितना है दोनों तरफ? 1। मतलब इक्वेशन क्या है हमारी? एक बैलेंस फॉर्म में। आई होप दोनों मेथड्स क्लियर होंगे आपको। तो बोलते हैं कि जब भी रिएक्शन होती है किस किस के बीच में? सोडियम के और क्लोरीन के बीच में, तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। सॉल्ट की फॉर्मेशन होने के साथ साथ क्या होता है? हमेशा रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी हमें गिवन है, कितनी रिलीज हुई? एनर्जी हमारी रिलीज हुई है 411 किलो जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे यूनिट क्या है एनर्जी की? किलो जूल। जूल या किलो जूल दोनों क्या होती है हमारे पास? एनर्जी की यूनिट होती है। वही ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू दैट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर मेजरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वही अगर हम बात करें किसकी? एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो जहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, अगर किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करना है तो क्या चाहिए? वहां पर एनर्जी चाहिए, तो वो रिएक्शन क्या हो जाती है हमारी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या हो जाती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब मैंने आपको अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि आप एक एग्जांपल सोचो, वो बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो कौन सा एग्जांपल है? वो एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। क्या है उस प्रोसेस का नाम? फोटोसिंथेसिस। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो वहां पर क्या होती है? हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। प्लांट से करते हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि वो रिएक्शन को क्या कर सके? प्रोसीड कर सके, ताकि वो फूड की फॉर्मेशन कर सके। अब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। तो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट से। किधर से करते हैं? सनलाइट से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस वाटर। अब क्या किसकी प्रेजेंस में होता है? हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में। क्या यील्ड करते हैं वो? ग्लूकोज। क्या बना देते हैं? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6 विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। अब एक चीज जो हमने यहाँ पे छोड़ी कि हमारे पास जब ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज वेल एज क्लोरोफिल, है ना। चलिए, अब क्या इक्वेशन हमारी बैलेंस स्टेट में है? नहीं है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? क्योंकि इधर भी कार्बन 6 है तो इधर भी 6, फिर हाइड्रोजन भी कितना है? डबल, तो इधर भी 6, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा हमारे पास? इधर कितना है? 6 12 12 प्लस 6 18, तो इधर भी क्या करते हैं? 6। ठीक है, तो हमारे पास अभी रिएक्शन क्या है? 6CO2 प्लस 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 that is glucose and 6O2 that is oxygen। क्या करता है ये? उस तरीके से हमारे पास ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करता है। होप आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हमारे पास रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन देखो क्या हुआ यहाँ पे, इसने सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करी। प्लांट ने क्या करा है? सनलाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई। तो ऐसी रिएक्शन जहां पे क्या हो? आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब। ऐसी रिएक्शन जहां पे क्या हो? आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो।
या फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। अगर देखो ये सनलाइट से इसको एनर्जी ना मिले, अगर हम बोल दें कि सनलाइट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो क्या पर्टिकुलरली उसी तरीके से बन पाएगा? नहीं। मतलब कि सनलाइट की प्रेजेंस होना, सनलाइट का प्रेजेंस होना किस चीज के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है। दैट मीन्स एनर्जी का प्रेजेंस होना, जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होनी है, वहां पर किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड आउट करने के लिए उस एनर्जी की एब्सेंस नहीं हो सकती। हमेशा उस एनर्जी क्या चाहिए? हमें प्रेजेंस चाहिए, ताकि एनर्जी कैरिड आउट हो सके। ठीक है, यही था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। We will continue the NCERT exercise in the next lecture.